नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का नया टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही दिख रहा है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पता होना जरूरी है। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले और सारे बेसिक्स कर चुके हैं। फिर भी जस्ट फॉर अ शॉर्ट रिवीजन मैं कुछ फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में एक मंत्र पढ़ा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने के लिए। वो मंत्र क्या था देखते हैं, लेकिन उस मंत्र से क्या सीखा था हमने पहले वो देख लेते हैं। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे साइन, कॉस, टेन और इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं कोसेक, सेक और कॉट। राइट, हमारा मंत्र था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक बार उल्टा पढ़ते थे हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। राइट, मतलब साइन थीटा जो होता था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, cos थीटा इज b by h, tan थीटा इज p by b, cosec is h by p, sec is h by b and cot is b by p। मतलब साइन p by h है तो cosec उसका उल्टा है h by p, cos b by h है तो sec उसका उल्टा है h by b। सिमिलरली tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। इनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल्स। तो दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स पता होना जरूरी है। मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा। राइट, या फिर इसका उल्टा देखें हम तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते थे 1 अपॉन साइन थीटा। राइट, सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल हमने क्या देखा, सेक देखा। राइट, तो हम क्या लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। और तीसरा रेसिप्रोकल है हमारा tan और cot। मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये थे हमारे रेसिप्रोकल्स। इसके अलावा अगर ये वाला मंत्र पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमारे पास एक और तरीका है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एक छोटा सा स्टेटमेंट दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस स्टेटमेंट से भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेसिप्रोकल के अलावा हमने पढ़ा था कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हमने देखा था जो tan थीटा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और जो cot थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ट्रिक्स मैंने बताई थी। यहां पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना रहा हूं, आप कॉपी कर लेना और उसको याद कर लेना। हमें साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा की वैल्यूज याद करनी होती हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। साइन थीटा जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक मूव होता है, और cos थीटा जो है वो 1 से लेकर 0 तक मूव होता है। और हमें बीच की 3 वैल्यूज याद करनी थी, वो वैल्यूज थी 1/2, 1/√2 और √3/2।
cos थीटा में हम उल्टी वैल्यूज लिख देते हैं, पहले √3/2, फिर 1/√2 और फिर 1/2। और क्योंकि tan थीटा sin अपॉन cos होता है, इसलिए हम इनकी वैल्यूज को डिवाइड करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0/1 विल गिव यू 0। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1/√3 मिलेगा। सेम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है, इसको डिवाइड करने पे आपको √3 मिलेगा। एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए tan 90 की वैल्यू हमें नहीं पता, हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं और आपसे कभी क्वेश्चन में पूछी नहीं जाएगी, तो घबराना मत। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर नॉट डिफाइंड है तो हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, तो बेटा क्वेश्चन में आएगी ही नहीं। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाली है। इसके अलावा बहुत बेसिक सी चीज है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू क्रैक इट। अब हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस होती क्या हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में यूज कहाँ करने वाले हैं। तो बेटा बिलीव इट और नॉट, ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट एप्लीकेशन रखती है, बहुत सारी जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है। और ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। तो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे सामने एक बहुत टॉल बिल्डिंग है जिसकी हाइट मुझे नहीं पता और मुझसे किसी ने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे सामने बुर्ज खलीफा है, मैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा हूं और मुझे उसकी हाइट बतानी है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू मेजर द हाइट ऑफ द बुर्ज खलीफा विद द हेल्प ऑफ इंच टेप, राइट। तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। बिल्डिंग की हाइट तो मैं नहीं मेजर कर सकता, लेकिन हाँ अगर मैं बिल्डिंग के पास खड़ा हूं तो मेरा डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना है वो मैं निकाल सकता हूं, राइट। सबसे पहले मैं बुर्ज खलीफा से लेके जहां मैं खड़ा हूं वो डिस्टेंस मेजर करूंगा एंड उसके बाद बुर्ज खलीफा का जो टॉप पॉइंट है उसका एंगल मेजर करूंगा। अगर मुझे वो एंगल पता चल जाता है कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है, मतलब द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड द टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा, अगर मुझे वो एंगल पता है तो मैं बिना इंच टेप यूज करे बुर्ज खलीफा की हाइट निकाल सकता हूं। अब ये सिचुएशन हम डायग्राम में देखते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हमारी रोड है, राइट। इस पे हमारे पास एक लंबी सी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, इसको हमने नाम दे दिया AB। और अगर मैं इससे थोड़े से दूर इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, पॉइंट C पर, और मुझे AB की हाइट निकालनी है, तो देखना सबसे पहले ध्यान रखना मेरी भी कुछ हाइट होगी, ठीक है, ये मेरी हाइट है। अब इस हाइट से मुझे यहां से लेके एंगल मेजर करना है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल और ये हो गई टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अगर CD मेरी हाइट है जो कि मुझे पता है 6 फीट है, तो मुझे यहां पर एक पॉइंट ले लिया, मुझे BE की भी लेंथ पता है। अगर मेरी AE की लेंथ आ गई तो आई कैन मेजर द हाइट ऑफ द बुर्ज खलीफा, राइट। अब सपोज करते हैं कि ये जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, राइट। और ये डिस्टेंस हम मेजर ऑलरेडी कर चुके हैं। मान लेते हैं ये डिस्टेंस था हमारे पास से 100 मीटर, ठीक है ना। अब ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं कि हमें मेजर कैसे करना होता है। अब सिर्फ आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल AED। तो ट्राइंगल AED जो है वो एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री ली है, तो यहां हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है एंड बेस इज 100 मीटर। tan 30 की वैल्यू हमने रखी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100। यहां से हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू 100 अपॉन √3। इस √3 को अगर हम रैशनलाइज करें तो हमें √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। वी विल गेट 100√3 अपॉन 3। इसको हम बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732
और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल है। एंड विद दिस कैलकुलेशन वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग, वी कैन फाइंड एनी डिस्टेंस, एंड दिस इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। तो शुरू करते हैं अब हमारा चैप्टर शुरू करने के पहले हमें कुछ टर्म्स पता होना जरूरी है जो कि आपको शायद क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं सबसे शुरू में दो टर्म्स की, जो कि है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो होता है जो किसी भी चीज को देख रहा हो, और ऑब्जर्वर जिस चीज को देखता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट द बिल्डिंग तो मैं ऑब्जर्वर था, और जिस चीज को देख रहा था वो मेरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल में बिल्डिंग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गई, और जो पर्सन बिल्डिंग को देख रहा था वो ऑब्जर्वर हो गया। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी होती वो ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पॉइंट साइज होते हैं। पॉइंट साइज का मतलब इनकी कोई लेंथ नहीं ले सकते हम, पॉइंट साइज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हमारे एग्जाम्पल में पॉइंट साइज तो थे नहीं, तो हमें क्या करना होता है बेटा, जो हमारी बिल्डिंग थी ए बी, हमारी बिल्डिंग थी और हम खड़े थे पॉइंट सी पे, और हमारी भी कोई एक लेंथ थी, तो पॉइंट एक्चुअली हम कहां देख रहे थे, हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे थे। तो ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग थी वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट था, ना ही पूरी बिल्डिंग। और हमारी जो आईज थी वो पॉइंट को हम ऑब्जर्वर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब शायद आपको क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या होता है। अब हमारा थर्ड टर्म होती है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है बेटा? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब जो भी लाइन ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर रही होगी उस लाइन को हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब बारी आती है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सपोजिंगली एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे फ्लैग लगा हुआ है। एक बिल्डिंग है ए बी, ठीक है, और सबसे पहले हमें बेस बनाना जरूरी होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर एक छोटा सा फ्लैग है, ठीक है, उस फ्लैग को हम पॉइंट साइज कंसिडर कर रहे हैं। अब इस फ्लैग को एक पर्सन देख रहा है पॉइंट पी से, ठीक है, तो जो पॉइंट पी से पर्सन फ्लैग को देख रहा है उस पॉइंट को हम ऑब्जर्वर कंसिडर करेंगे, और जिस पॉइंट को वो देख रहा है उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो। अब इस लाइन और हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्लियर है इतना? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोजिंगली एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप पर एक पर्सन बैठा हुआ है, इसको हमने पी बोल दिया, और यहां पर जो रोड है उधर से एक कार आ रही थी, उसको हमने सी बोल दिया, और यहां पर हमने इस बेस को क्यू नाम दे दिया। अब ये पर्सन इस कार को देख रहा है, तो यहां पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। मतलब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, यहां पे पर्सन कार को देख रहा है तो इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर आ गया, और कार को देख रहा है तो कार सी वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट क्या होती है, पीसीसी को ज्वाइन करेंगे तो लाइन ऑफ साइट बनेगी। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल इज द लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी पीएक्स। अब ये जो एंगल बना है ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा होगा
कि जब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन देखी तो दैट इज आल्सो द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन देखी तो दैट इज आल्सो द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं समझा देता हूं दोनों का डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखना, मेरे पहले वाले डायग्राम में ऑब्जर्वर नीचे था और ऑब्जेक्ट ऊपर था। जब ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर था तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, और सेकंड वाले एग्जांपल में ऑब्जर्वर ऊपर था और ऑब्जेक्ट नीचे था, तब इस केस में मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। भले ही डेफिनेशन सेम है लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक बार फिर से बता देता हूं, जब भी कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को अपने से ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को अपने से नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस इतनी सी बात अगर याद रही तो हर क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर लोगे। तो अब हमने नेक्स्ट टू टर्म्स भी सीख लिए हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज को देखा जाता है उस चीज को ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर जिस पॉइंट पे हमें कोई चीज रखी हुई मिले उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। और जिस पॉइंट से देख रहा होगा कोई भी पर्सन, और जरूरी नहीं है कि पॉइंट पे पर्सन हो, जिस पॉइंट से कोई भी चीज देखी जाएगी उस पॉइंट को हम ऑब्जर्वर कंसिडर करेंगे। और लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर बोथ द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट। बस अंतर इतना होता है, इन केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन द ऑब्जेक्ट इज above the observer and in case of angle of depression the object is below the observer। मतलब ऊपर की तरफ देखने पे एलिवेशन बनता है और नीचे की तरफ देखने पर डिप्रेशन बनता है। तो अब बारी आती है हमारे क्वेश्चंस की। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब क्वेश्चन करने के पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहां आती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहां आती है आप लोग को मुझे पता है, जब भी अंग्रेजी के बड़े बड़े स्टेटमेंट, बड़े बड़े सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं तो सब लोग का पसीना छूटने लगता है, राइट। एक तो सर मैथ्स वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ऊपर से उसमें भी इंग्लिश घुस जाती है तो हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करे थे, याद है, उसी तरीके से हम इन स्टेटमेंट्स को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, कभी भी स्टेटमेंट को पूरा एक बार में नहीं पढ़ना है। स्टेटमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करिए और उन टुकड़ों को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा, अ सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इससे एक बात दिमाग में बिठा लो कि एक रस्सी है जो कि 20 मीटर लंबी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इज टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जैसे ही वर्टिकल पोल आपने पढ़ा है तुरंत जाके डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के लिए हमें पता है कि एक हॉरिजॉन्टल लेना जरूरी है, मतलब भाई पोल हो या बिल्डिंग हो, जो भी हो वो किसी बेस पे ही होगी ना। तो यहाँ पर हमने एक बेस बनाया और जो वर्टिकल पोल है वो बना लिया। वर्टिकल पोल को हमने नाम दे दिया AB। वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइड फ्रॉम अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो रोप थी वो टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से ग्राउंड तक बंधी हुई है। तो ये टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल है और हमने ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो AP जो है वो रोप हो गई, और हमें पहले ही दिया हुआ था जो रोप है, जो रस्सी है वो 20 मीटर लॉन्ग थी, तो हमने यहाँ पर 20 मीटर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। जो हाइट है पोल की वो हमें निकालना है, तो इसे कोई भी वेरिएबल दे दो, X, Y, Z, ABCD कुछ भी दे सकते हो, मैंने H लिखा है। If the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री, मतलब रोप और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने शुरू करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर वाला फंडा नहीं बता रहा हूं, आगे वाले क्वेश्चन में हम उसको समझेंगे। इस क्वेश्चन में बस इतना सा ध्यान रखो, क्योंकि वर्टिकल पोल था तो ये 90 डिग्री पे ही होगा, राइट। तो ये एक छोटा सा राइट ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस राइट ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज पता है और एक एंगल पता है। कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखो कि हमें पता क्या है। यहां से हमें हाइपोटेन्यूज 20 मीटर की पता है और हमें निकालना क्या है, H निकालना है।
अब h जो है वो या तो परपेंडिकुलर हो सकता था या बेस हो सकता था, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था जो हमारा रेफरेंस एंगल होता है उसको उसकी ऑपोजिट वाली साइड हम परपेंडिकुलर लेते हैं, तो h जो है वो परपेंडिकुलर है, हमने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर इज h। तो कोई दो साइड्स के बीच में बात होती है हमेशा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में बात हो रही है। तो अब ध्यान देना, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है? सबसे पहला हमने पढ़ा था साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो P और H दोनों साइन थीटा में आ जाता है। अब हमें थीटा की जगह पे 30 रख देना है, तो ये हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू P की जगह पे हमने H रखा एंड हाइपोटेन्यूज वाज 20। क्लियर? अब साइन 30 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद कर लेनी है। साइन 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है। अब 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20/2 इज इक्वल टू h एंड यहां से आपको मिल गया h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ योर पोल इज 10 मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है सर हमें पता कैसे चलेगा कि साइन थीटा लेना है, कॉस थीटा लेना है या टेन थीटा लेना है। यहाँ मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, हमें दो साइड्स देखनी है, किन दो साइड्स की बात हो रही है। यहाँ हमें ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज दी हुई थी और हमें ट्राइंगल की परपेंडिकुलर निकालनी थी। तो बेटा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर या तो साइन थीटा में आते हैं या कोसेक थीटा में आते हैं, तो हमने साइन थीटा ले लिया क्योंकि साइन थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। वैल्यू पुट करी, डायरेक्ट आंसर आ गया, राइट।